नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मानव श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस डायग्राम के माध्यम से मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग एवं उसके कार्यों के बारे में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊँ कि इस श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जो मुख्यतः श्वसन में भाग लेते हैं। वो हैं सबसे पहले नाक, उसके बाद आता है नासाद्वार, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ट्रैकिया जिसको हम कहते हैं श्वास नली, चौथे नंबर पे आता है ये श्वसनी, पाँचवें पे आता है ये लंग्स यानी फेफड़ा, और छठे नंबर पे आता है डायफ्राम यानी ये एक डायफ्राम जो पेशियों की सीट होती है। श्वसन का आरंभ नाक के दो छिद्रों यानी नासाद्वार से होता है। इसी के माध्यम से वायु प्रवेश हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इससे होते हुए इसके पीछे एक मार्ग है जिसको हम नासा मार्ग या नेज़ल पैसेज कहते हैं। यह नेज़ल पैसेज मुख गुहा से बोनी प्लेट के द्वारा ये उपास्थि तालु के द्वारा अलग किया जाता है, अलग होता है। यह इसलिए ताकि आपके मुख में यदि भोजन रहे तब भी आप आसानी से सांस ले सकें। यहाँ से वायु गुजरने के दौरान वायु थोड़ी सी नमी युक्त और थोड़ी गर्म हो जाती है। नज़ल पैसेज के अंदर ही नोज़ हेयर होता है जो वायु में उपस्थित धूल कणों को, वायु में उपस्थित जो धूल कण हैं उसको वो ट्रैप कर लेती हैं जिससे स्वच्छ वायु फेफड़ों में जा सके। इसके बाद यह वायु यहाँ ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी जो होता है वो मुख और वायु नली के बीच वाले भाग को हम कहते हैं। वायु नसल पैसेज से फ्रेनिक्स होते हुए यानी ये ग्रसनी से होते हुए ये ट्रैकिया में एंटर करता है। मैं आपको बताऊं कि ट्रैकिया का जो ये टॉप पोजीशन पे, ये ऊपरी सिरे पे, सबसे ऊपरी सिरे पे एक कोमल अस्थि की बनी हुई एक पट्टी होती है जिसको हम इपिग्लोटिस बोलते हैं। इस इपिग्लोटिस का कार्य यह है कि यह ट्रैकिया के माउथ को भोजन के निगलने के दौरान कवर कर देता है, बंद कर देता है, ताकि भोजन का कोई भी अंश ट्रैकिया में न जा सके। ये यहाँ पे मैंने इसका नामांकन नहीं किया है परंतु इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ होता है। इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया जो आप देख पा रहे हैं, ट्रैकिया का ऊपरी सिरे पे एक कंठ होता है, ये फूला हुआ भाग है जिसको हम कंठ बोलते हैं। हम वैसे एडम्स एप्पल मेल में जो होता है उसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इसको साइंस की भाषा में हम लैरिक्स भी बोलते हैं। ट्रैकिया जो होती है वो एक झिल्ली नुमा एक नलिका होती है और यह आप देख रहे हैं कि यह उपास्थियों यानी ये कोमल हड्डियों की बनी हुई यानी कार्टिलेज के छल्लों के द्वारा चारों ओर से सपोर्ट किया जाता है ताकि वायु की अनुपस्थिति होने पर यह इसकी दीवारें आपस में चिपक ना सके। अब ट्रैकिया की जो लोअर एंड है, जो निचला सिरा है, यह दो भागों में बट जाता है और यह दो भाग श्वसनी कहलाते हैं जिसको हम अंग्रेजी में ब्रोंकस भी बोलते हैं। यह श्वसनियाँ, ये दो श्वसनियाँ 1 और 2, यह दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं। ये फेफड़े हैं हमारे, इन फेफड़ों में ये प्रवेश कर जाती हैं। अब फेफड़ा जो है, आप ये जो देख रहे हैं ये फेफड़ा बहुत पतली झिल्ली से कवर होता है जिसको हम प्लेयोरा बोलते हैं। ये बहुत पतली झिल्ली से कवर होता है जिसको हम प्लेयोरा बोलते हैं। अब ये जो श्वसनियाँ हैं इनकी बड़ी छोटी छोटी शाखाएं इस फेफड़े में फैल जाती हैं जिसको हम श्वसनिकाएं बोलते हैं। और इस श्वसनिकाओं के ये बिल्कुल पौधों की शाखाओं की तरह होती हैं और ये आप देख रहे हैं कि इस श्वसनिकाओं के आखिरी सिरे पर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको हम कूपिका बोलते हैं या वायु कोश बोलते हैं। यह वायु का जो सफ़र होता है वो आखिर में इन्हीं कूपिकाओं तक होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो ये कूपिकाएं होती हैं यही पूरे तरीके से ऑक्सीजन से
भर जाती हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो पूरा लंग्स है, ये जो आपका पूरा जो फेफड़ा है, यह एक कैविटी के अंदर मौजूद है। इसको हम वक्ष गुहा या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। और यह जो चेस्ट कैविटी है, यह इस डायफ्राम के द्वारा, जो ये आपको डायफ्राम जो दिख रहा है, ये सीट्स, ये जो मसल्स के हैं, ये इसके जस्ट नीचे ये अमाशय की जो गुहा होती है, यानी पेट की जो गुहा होती है, उस पेट की गुहा को इस वक्ष गुहा से अलग करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वक्ष गुहा को यही डायफ्राम पेट की गुहा से अलग करती है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं यहाँ पे कूपिकाओं के बारे में, कि ये कूपिकाएँ जो होती हैं, यही वो एक जगह है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन का शरीर को देना और बदले में उस शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी शरीर के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का लेना होता है। क्योंकि ये जो कूपिकाएँ होती हैं, ये कूपिकाएँ अपने चारों ओर ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरी से घिरी हुई होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती हैं। और यह इनका ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं में ज़्यादा होने की वजह से यह ब्लड में विसरित हो जाता है, और इसी तरह से उधर से, यानी ब्लड से, यानी खून से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में विसरित होता है। डायफ्राम की मांसपेशियों की जो दीवार होती है, इन्हीं की वजह से हम सांस लेने और सांस छोड़ने का कार्य करते हैं। यानी ये डायफ्राम ही है जो हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। वीडियो के अगले सीरीज़ में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सांस लेते और छोड़ते हैं। धन्यवाद।